वीडियो को डाउनलोड करके आप इसका सोल्यूशन डेफिनेटली देख सकते हैं। रेक्टेंगल ABCD इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल विद सेंटर O। तो हमारे पास एक सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड है। ABCD इट्स डायगोनल CA इज प्रोड्यूस्ड टू ए पॉइंट E आउटसाइड दिस सर्कल। ठीक है, तो CA को प्रोड्यूस करते हैं, ये है वही CA टू E आउटसाइड द सर्कल। ED इज ए टेंजेंट टू द सर्कल। इस तरीके से प्रोड्यूस किया गया है कि ED जो है वो सर्कल को एक टेंजेंट है, ऐसे ऐसे सीधा जाएगा ED। यहाँ पर ये है जी E। ठीक है, ED इज ए टेंजेंट इस पॉइंट पर। और आपको एक बात पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल के अंदर जब एक रेक्टेंगल को हम डालते हैं तो इसके जो डायगोनल्स हैं वो दोनों इसके सेंटर से पास होते हैं। इसके सेंटर से क्यों पास होते हैं? बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। अगर हमारे सामने एक सर्कल है तो अगर आप उसका एक डायमीटर ड्रॉ करोगे तो डायमीटर पर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनता है, आपको पता है। आप इसका उल्टा भी बोल सकते हो कि अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो पक्का ये जो AB है ये डायमीटर है। तो किसी भी रेक्टेंगल के अंदर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, तो ये पक्का डायमीटर का काम करेगा। और ये एंगल भी 90 डिग्री का है तो ये भी पक्का डायगोनल का काम करेगा। कुल मिलाकर दोनों जो डायगोनल हैं ये डायमीटर का काम करेंगे। तो फिर ये इसके सेंटर से पास होंगे दोनों डायगोनल। ठीक है, ये एग्जैक्टली सर्कल के सेंटर से पास होंगे। और सेंटर अगर इसका O है तो सेंटर से टेंजेंट पर अगर आप एंगल ड्रॉ करते हो तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री का होता है। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अब एग्जामिनर ने क्या बताया? एग्जामिनर ने बताया है इफ AC इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ BC। AC जो हो BC का डबल है। तो ट्रायंगल ABC के अंदर देखो, ट्रायंगल ABC के अंदर ये 90 डिग्री है। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने आपको एक बात बताई कि भाई 90 डिग्री के सामने वाला डबल है, AC जो हो डबल है BC का, 90 डिग्री के सामने वाली साइड डबल है इस साइड की। तो आपको एक बात याद आनी चाहिए कि 30 60 90 के ट्रायंगल के अंदर कितना होता है? 30 डिग्री के एंगल के सामने जो साइड है उसे डबल 90 के सामने वाली होती है। 30 डिग्री के सामने जितनी भी है 60 के सामने उसकी रूट 3 टाइम्स होती है। तो आपको सीधा सीधा पता लग जाना चाहिए कि BC से डबल है अगर AC, 90 के सामने वाला BC से डबल है, तो BC के सामने ये जो एंगल है ये 30 डिग्री का है। ठीक है, ये जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। ये पूरा एंगल 90 का है तो ये एंगल 60 डिग्री का होगा। ठीक है, ये एंगल 30 डिग्री का होगा। ठीक है मेरे भाई। और ये एंगल अगर 60 का है उसी प्रकार से, बिकॉज ये भी रेडियस है ये भी रेडियस है, तो ये एंगल भी 60 का ही होगा। ट्रायंगल ADO की मैं बात कर रहा हूँ। OD और OA दोनों रेडियस है, तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल, तो ये भी 60 का ही होगा। इक्वेटरल ट्रायंगल बन गई है। तो अब देखते हैं उसने पूछा क्या है। तो उसने आपसे पूछा है व्हाट इज मेजर ऑफ एंगल DEC। DEC का मेजर, तो DEC इस एंगल का मेजर। तो मेरे भाई अब ध्यान से देखो, ट्रायंगल EOD को देखो, EOD उसको मैं एक बार आपके लिए मार्क कर देता हूँ। ये इसको ऐसे मैं जिगजैग लाइन से मार्क कर रहा हूँ। ट्रायंगल EOD के अंदर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, यहाँ पर ये 90 डिग्री का है। यहाँ पर जो एंगल है ये 60 डिग्री का है। तो बाकी का एंगल ये जो बचेगा ये 30 डिग्री का बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इन द गिवन फिगर MNOP इज पैरेललोग्राम। MNOP पैरेललोग्राम है यानी कि अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल है। PM इज एक्सटेंडेड टू Z। PM को Z तक एक्सटेंड किया गया है। OZ इंटरसेक्ट MN एंड PN एट Y and X। OZ MN और PN को Y और X पर काटती है। ठीक है, अब आगे इसने कुछ मेजरमेंट दी है। तो आपको इस क्वेश्चन को पढ़ते ही ये पता लगना चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी जो ट्रायंगल्स हैं, जो त्रिभुज हैं, वो सिमिलर हैं या समरूप हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर ऐसे क्रॉस मार दें तो डमरू बनता है। ये डमरू, ये डमरू जिन भी दो ट्रायंगल से डमरू बना है ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होती हैं, समरूप होती हैं। तो यहाँ पर कौन से डमरू बन रहे हैं? देखो, एक तो ये डमरू बन रहा है। हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे वो बाद में देखेंगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको ये चीज़ें दिखनी चाहिए। अगर ये पैरेलल है तो एक तो ये जोड़ा हो गया सिमिलर ट्रायंगल्स का, और एक और बात आपको पता होगी कि भाई ट्रायंगल के अगर बेस के पैरेलल लाइन खींच रहे हैं तो ये छोटे वाली ट्रायंगल और पूरी बड़े वाली ट्रायंगल सिमिलर होती है। ऐसा एक केस यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं? ये बड़ी ट्रायंगल है, इसके बेस के पैरेलल लाइन खींची तो ये भी सिमिलर ट्रायंगल होगी। एक और जोड़ा दिख रहा है कि आपको सिमिलर ट्रायंगल्स का, वो यूज हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन आपको दिखना चाहिए। तो मेरे भाई यहाँ पर भी एक डमरू बन रहा है, देख लो। ये लाइनें पैरेलल हैं आपस में, इनके बीच में क्रॉस मारा हुआ है, तो ये बड़ी वाली ट्रायंगल हो रही है, छोटी वाली ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर है। समझ में आ गई बात? ये आपको दिख जानी चाहिए। धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो इजीली दिखने लगेंगी। तो अब उसने क्या बताया? उसने बताया कि OX की लंबाई जो है 27 है और XY की लंबाई जो है वो 18 है। और हमें तो पहले ही पता है कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? सेम होता है। तो यहाँ पर 9 दूनी 18, 9 30 27। इन ट्रायंगल की साइड्स का रेशियो 2:3 है, यानी कि छोटे वाले ट्रायंगल की साइड अगर 2A है तो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड 3A है। 9 दूनी 18, 9 30 27। ठीक है, दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। तो ये एक पैरेललोग्राम है। अगर ये वाली साइड 3A है, ये 2A है, तो ये A बच जाएगी, बिकॉज ये भी 3A होगी, सामने वाली भी 3A होगी। अब इस जोड़े के ऊपर आ जाओ भाई। इस जोड़े के अंदर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर छोटी वाली ट्रायंगल की लंबाई A है और बड़ी वाली की 3 है, यानी छोटी वाली की लंबाई 1 है और बड़ी वाली की 3 है, 3 गुना है, तो 1:3 यही रेशियो होगा। तो इस साइड भी यही रेशियो होगा। अगर इसकी लंबाई 1 है तो इस पूरे की लंबाई 3 होगी, है ना? तो इस लेंथ की लंबाई 2 होगी, और इस लेंथ की लंबाई, जिसकी लंबाई 2 है उसकी टोटल लंबाई कितनी है? 18 और 27, ये टोटल कितना हो गया? 45। तो अगर 2 की जगह 45 है तो 1 की जगह क्या होगा? 22.5, 22.5। और यही उसने पूछा है ZY, दैट इज ऑप्शन बी। इसमें से कई क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपने पहले कर रखे होंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर, और कई क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो आपने पहले नहीं कर रखे। ठीक है, हर एक तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन।
इन द गिवन फिगर PQRS इज रेक्टेंगल एंड ए सेमी सर्कल विद SR एस डायमीटर। PQRS रेक्टेंगल है, SR डायमीटर इस सर्कल का, ठीक है भाई, ये SR डायमीटर है। सर्कल इज ड्रॉन एज शोन इन द फिगर, QR इज 7 और QR जो है ये 7 है। अगर ये 7 है, इस सर्कल का ये वाला रेडियस 7 है, यहाँ पर भी रेडियस 7 है, ये लंबाई 14 हो जाएगी, ठीक है। देखेंगे जब भी इसकी जरूरत पड़ेगी। देन व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, तो स्मॉलर सर्कल का रेडियस क्या है। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यहाँ पर, ये मैंने आपको बताया था कि जब भी सर्कल्स कॉर्नर में फंस जाएं तो आपने क्या करना है, ये मैंने आपको बताया था। देखो जरा मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पर ये सर्कल कॉर्नर में ही फंसे हैं ना, ऐसे ऐसे बड़े वाला सर्कल भी फंसा है, ये बड़े वाला सर्कल भी ऐसे कोने में ही फंसे हैं। तो तब डायगोनल बनाना काम आता है। देखो ये 7 है, तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, ये भी 7 है, तो इसका पूरा ये डायगोनल क्या हो जाएगा, ये पूरा डायगोनल 7√2। इसको अगर मैं O बोल दूं तो OQ की लंबाई क्या हो जाएगी, 7√2, है ना। स्क्वायर का डायगोनल साइड इंटू √2 होता है। अब देखो इसके अंदर है क्या क्या, O से लेकर, अगर मैं इस पॉइंट को नाम दे दूं भाई A, तो O से लेकर A तक है, तो 7 है लंबाई, ठीक है। और एक और बात मैंने आपको बताई थी, अगर आपको ध्यान हो, कि अगर कोने के अंदर एक सर्कल फंसा हुआ है तो सेंटर से अगर आप ऐसे बनाते हो तो ये एक स्क्वायर बनता है और इसकी चारों साइड रेडियस के बराबर होती है, ये एक स्क्वायर बनता है। इसको हम इजी प्रूव भी कर सकते हैं कि अगर सेंटर से लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री होगी, क्योंकि टेंजेंट के 90 डिग्री होता है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी 90 डिग्री होगी, और 90 डिग्री के कोने में फंसा है, यहाँ पर रेक्टेंगल में फंसा है, तो ये हमेशा स्क्वायर ही बनेगा। 90 डिग्री अगर राइट एंगल में स्क्वायर फंसता है तो, ठीक है, यहाँ पर हमेशा स्क्वायर बनेगा। रेक्टेंगल तो मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। और जिस रेक्टेंगल की दो एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं तो वो स्क्वायर ही हो गया, चारों साइड बराबर होगी। तो यहाँ से अगर आप ऐसे बनाओगे, कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जस्ट याद होनी चाहिए आपको। तो इसके रेडियस को अगर मैं R मान लूँ, तो ये जो डायगोनल है, इस छोटे वाले स्क्वायर का डायगोनल है, वो √2R हो जाएगा। अब ये जो O से लेकर Q तक की दूरी है, इसके ऊपर क्या क्या है ये देखो। इसके ऊपर O से लेकर A तक तो आया है 7, O से लेकर A तक, फिर A से लेकर, इसको मैं Z मान लूँ, A से लेकर Z तक आया है R, प्लस Z से लेकर Q तक आया है क्या, √2R, ये सारा। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 को उस साइड ले जाते हैं और 7 को अगर हम कॉमन ले लें तो √2 - 1, इस साइड अगर मैं R को कॉमन ले लूँ तो √2 + 1, अगर √2 + 1 को मैं उस साइड भेजूंगा तो ये नीचे जाएगा, और ऊपर जाकर जब ये रैशनलाइज होगा तो ये भी √2 - 1 बन जाएगा। आपको अलजेब्रा से तो याद होना चाहिए, आप डायरेक्टली ऐसे लिखने के काबिल होने चाहिए कि ये उधर जाकर √2 - 1 बनेगा, क्योंकि बीच वाला साइन चेंज होगा और इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस तो एक ही होगा, ठीक है। सर्टेन इंडिसेस से आप ऐसा करने के काबिल होने चाहिए। तो ऊपर मैं सीधा क्या लिख रहा हूँ, 3 - 2 √2, इसका मैंने स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। तो ये R की वैल्यू है, यहाँ पर ऊपर दे रखी है 7, 21 - 7 दूनी 14 √2, 21 - 14 √2। इसको हम और भी तरीके से कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं, इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप बना सकते हो। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये दो सर्कल हैं जो एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, वो होती है 2R1R2, 2√R1R2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 7 है, तो ये लंबाई हो जाएगी 2√7 इंटू, मान लो इसका रेडियस R है R, और यहाँ पर भी कुछ एक स्क्वायर बनता है, तो इसकी लंबाई क्या है R, तो 2√7R, 2√7R प्लस ये वाला R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है 7। और फर्दर आप इसको सोल्व कर सकते हो क्वाड्रेटिक बना के, लेकिन जो मैंने आपको अप्रोच बताई वो काफ़ी एफिशिएंट है, वो आपको फॉलो करनी चाहिए। इन गिवन फिगर 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल्स आर ड्रॉन इन ए क्वाड्रेंट। तो इन्होंने किया क्या है, इन्होंने 4 आइडेंटिकल सेमी सर्कल ड्रॉ कर दिए। हमारे पास एक क्वाड्रेंट है, यानी कि चतुर्थांश है, नंबर 1, नंबर 2, 3 और 4 ये सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं। तो हमने शेडेड रीजन का एरिया निकालना है। तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, मैं आप इसके 2 तरीके बताऊंगा। एक बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि ये सिस्टम क्या है, ये जो बीच में बना हुआ है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लीफ, लीफ यानी कि पत्ता, ये नीम के पत्ते जैसा दिख रहा है। तो मैं आपको कंसेप्ट लेक्चर में बताया था, इसका जो एरिया होता है वो होता है 4/7, और जो भी रेडियस है R², जो इन सेमी सर्कल्स का रेडियस है। ये बनता कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी लीफ अगर ऐसे बनेगा तो उसका ये एरिया नहीं होता। ये मत सोचना कि भाई मान लो कोई भी 2 सर्कल ऐसे इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी पत्ता बन गया। ये तभी होता है जब, ध्यान से सुनो, अदरवाइज इसका एरिया दूसरे तरीके से निकालेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम देखेंगे। हमारे पास एक स्क्वायर है, इसको सेंटर मानते हुए मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया, और फिर उसके बाद इसको सेंटर मानते हुए मैंने यहाँ पर एक क्वाड्रेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। 2 मैंने क्वाड्रेंट यानी कि सर्कल के 2 हिस्से ड्रॉ किए, और अब यहाँ पर ये जो बीच में एरिया बना है, ये जो लीफ बना है, ये मैं प्रूव कर चुका हूँ कंसेप्ट लेक्चर में। इसका एरिया है 4/7। जो भी इन सर्कल्स की रेडियस थी, जो आपने क्वाड्रेंट ड्रॉ किए हैं, तो जो भी इनकी रेडियस है वो क्या है, वो है स्क्वायर की साइड। अगर स्क्वायर की साइड A है तो इस लीफ का एरिया होगा 4/7 A²। वेरी वेरी सिंपल। तो ये आपको बताना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले स्टार्ट करते हैं। तो शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकलेगा, शेडेड रीजन आपके दिमाग में ये होना चाहिए, इज इक्वल टू पूरा क्वाड्रेंट माइनस व्हाइट रीजन, ना। तो क्वाड्रेंट में से व्हाइट रीजन का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है। तो चलिए अब ये जो व्हाइट रीजन है ये देख लेते हैं, क्वाड्रेंट माइनस, अब मैं यहाँ पर इस ब्रैकेट के अंदर ये जितना भी व्हाइट रीजन है इसका एरिया लिख रहा हूँ। तो व्हाइट रीजन के अंदर क्या क्या है, 2 तो आधे आधे सर्कल है, तो यानी कि पूरा सर्कल हो गया। चलो ये तो हमने काउंट कर लिया। उसके बाद एक आधा सर्कल यहाँ पर है, एक आधा सर्कल यहाँ पर है, ठीक है, मैंने ये सर्कल भी काउंट कर लिया। लेकिन अब आपके दिमाग में बोला होगा, जब मैंने ये दोनों सर्कल काउंट किया तो गड़बड़ क्या हुई, मैंने पहले इस सर्कल को काउंट किया यानी कि सेमी सर्कल को, और उसके बाद मैंने इस सेमी सर्कल को काउंट किया। अब आपको गड़बड़ दिखेगी। ये गड़बड़ क्या हुई, ये जो बीच में लीफ का एरिया है ये 2 बार काउंट हो गया, मतलब इसको हमने 2 बार गिन लिया, तो एक बार ये एक्स्ट्रा, मतलब एक बार तो काउंट होना ही चाहिए, एक बार एक्स्ट्रा काउंट हो गया तो एक बार इसको घटाना पड़ेगा। तो अब मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा लीफ का एरिया,
तो ये है व्हाइट रीजन का एरिया। दो सर्कल्स में से एक लीफ का एरिया घटा दो। अब देखो बिल्कुल इजीली आप इस कैलकुलेशन को कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली। मैं भी आपके सामने प्रूव करूंगा कैसे। देखो आपको ये स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए कि जब हमारे पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस है जी 7, अगर रेडियस है 7 तो एरिया हो जाएगा 154। अगर रेडियस इससे डबल हुआ यानी कि हुआ 14, तो एरिया हो जाएगा इसका 4 गुना 154 इंटू 4। अगर रेडियस इसे हुआ हाफ यानी कि 7/2, तो एरिया हो जाएगा 1/2 नहीं होगा, एरिया 1/4 हो जाएगा। एरिया में स्क्वायर डिफेक्ट पड़ता है 154/4। तो ये बेसिक बात तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अब देखो उस चीज़ का ब्यूटीफुल यूज़ करते हैं यहाँ पर। तो एक्स ए की जो लंबाई है दैट इज 7, तो एक्स ए की लंबाई अगर 7 है 7, तो इस पूरे क्वाड्रेंट का रेडियस क्या हो गया 14। 14 का क्या मतलब है 7 का डबल। तो अगर रेडियस डबल हो गया तो एरिया 4 गुना होगा। तो अगर ये पूरा सर्कल होता ना, ये पूरा सर्कल होता तो इसका एरिया होता 4 इंटू 154। लेकिन ये पूरा सर्कल नहीं है, उसका चौथा हिस्सा है, तो इसका एरिया क्या होगा 4 इंटू 154 का 1/4। तो एक्चुअल में इसका एरिया 154 ही होगा क्वाड्रेंट का एरिया। अगर आपको ये याद है तो आप ये देखते देखते पता कर सकते हो कि 1/4 इंटू 4 इंटू 154 154 माइनस। अब आगे मैं इसका एरिया लिख रहा हूँ। तो देखो मेरे सामने दो सर्कल्स हैं और हर एक सर्कल का रेडियस कितना है। अब इसका रेडियस 7 मत बोलना, इसका रेडियस भी 7 का आधा यानी कि 7/2। तो एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 154/4 1/4। ऐसे ऐसे दो सर्कल है, ठीक है। माइनस अब इसमें से लीफ का एरिया घटाना है, तो लीफ का एरिया है 4/7 इंटू ए स्क्वायर यानी कि 7/2 का स्क्वायर। यहाँ पर ये जो लीफ बनी है इस स्क्वायर की साइड तो 7/2 है ना, ये पूरा 7 है, तो 7/2 का स्क्वायर यानी कि आप बोल सकते हो 49/4। दैट्स ऑल, बस अब यही काम करना है। तो 2 से 2 पर गया, 2 से ये गया जी 77 पर, 7 से ये गया 7 पर, 4 से 4 ये गया, तो 77 में से 7 गए 70, 154 में से 70 गए 83। आंसर इज ऑप्शन डी। तो अब देखो एक्चुअल में हुआ क्या था, मैंने आपको ये चीज़ समझाई, ये समझाने ये चीज़ आपको दिख रही थी, ये दिखनी चाहिए, उसके बाद इतनी सी कैलकुलेशन की। फिर तो इसका ये तरीका है। दूसरा तरीका आप ये आजमा सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर ये स्क्वायर कंस्ट्रक्ट कर दो ऐसे, ऐसे ये लीफ बनते हैं ना। अब ध्यान से देखो, अब मैं इस रीजन को बांट रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुझे करना क्या है, मुझे पूरे क्वाड्रेंट में से वाइट रीजन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो अपना आंसर आएगा, ठीक है। तो क्वाड्रेंट का एरिया तो 154 आपको पता है, क्योंकि भाई रेडियस 14 है, वो सॉरी आपको पता है, अभी बताई थी, माइनस वाइट रीजन। अब वाइट रीजन कैसे बना देखते जाओ ध्यान से। एक तो याद सर्कल, एक याद सर्कल, तो इसमें से मैं सब्ट्रैक्ट करूँगा पूरा सर्कल। अब इस स्क्वायर का एरिया तो आप अलग से निकाल सकते हो ना, मतलब आप लीफ के झंझट में पड़ो ही मत, आप ये भी कर सकते हो। तो यहाँ पर ये जो हिस्सा है ये स्क्वायर का 1/4 है, यहाँ पर ये जो हिस्सा है स्क्वायर का 1/4 है, और यहाँ पर ये जो है एक स्क्वायर सॉरी ये सर्कल का 1/4 है, ये सर्कल वृत्त का चौथा हिस्सा है, ये अपने पास एक स्क्वायर है। तो व्हाइट के अंदर क्या है, आधा सर्कल एक सर्कल पूरा, सर्कल का चौथा हिस्सा मतलब कि इन दोनों को मिलाकर आधा सर्कल बन जाएगा। तो कुल मिलाकर 1.5 सर्कल बने हैं, 3/2 सर्कल प्लस अपने पास एक स्क्वायर बना है। तो आप इसको ऐसे भी देख सकते हो अगर चाहो तो 154 माइनस। अब एक सर्कल का एरिया क्या है, एक सर्कल का रेडियस 7/2 है, तो एरिया होगा 154/4। ऐसे ऐसे 3/2 सर्कल हैं, 3/2 प्लस स्क्वायर की साइड 7/2 तो 49/4। एंड आगे उसी तरीके से कैलकुलेशन करोगे तो आप वहीं पर पहुंच जाओगे, ऑप्शन डी पर, ठीक है। द पॉइंट ए ऑफ ए ट्रायंगल ABC moves parallel to the straight line BC. Which one among the following also moves along a straight line parallel to BC? मामला क्या है देखो, अपने पास एक ट्रायंगल है, ये तो 2018 क्वेश्चन है। ये ट्रायंगल है ABC और ये मैं आपको आपके दिमाग में ही बैठाऊंगा, ये चीज़ें जरूरी है आपके दिमाग में बैठनी। एक ट्रायंगल है ABC, तो ये बोल रहे हैं कि जो पॉइंट ए है ना ये BC के पैरेलल मूव कर रहा है। मतलब कि पॉइंट ए मान लो यहाँ पर आ गया, हमने इस ट्रायंगल को थोड़ा सा खिसका दिया ऐसे, या फिर इसको थोड़ा सा और खिसका दिया ऐसे, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि जब ए जो है वो BC के पैरेलल यानी कि इस लाइन सेगमेंट पर मूव करेगा, तो नीचे इन चारों में से कौन सा पॉइंट है जो BC के पैरेलल मूव करेगा, ये आपने बताना है। तो भाई इन चारों में से जो पॉइंट है वो क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा। देखो अपने पास एक पॉइंट होता है सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर और द सेंटर, हिंदी में है बाह्य केंद्र, केंद्रक, सर्कम सेंटर ट्री केंद्र होएगा, ट्री केंद्र, केंद्रक, अंत केंद्र, लंब केंद्र। तो इनमें पॉइंट होता है सेंट्रोइड। इस अकेले सेंट्रोइड की ही प्रॉपर्टी होती है कि भाई ये 2:1 में डिवाइड करता है मीडियन को, और किसी की नहीं होती ना। तो उस प्रॉपर्टी से मतलब उस प्रॉपर्टी के कारण क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। देखो ये मीडियन से सेंट्रोइड कैसे बनता है, मीडियन से, ये यहाँ पर सेंट्रोइड होगा और ये 2:1 रेशियो में इसको डिवाइड करता है। ऐसे डिवाइड करने से होता क्या है, अब देखो ध्यान से। तो ये जो BC है इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसको भी मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसके पैरेलल पर लाइन तो है ही जहाँ पर ए मूव कर रहा है, ए की पहली पोजीशन A1 A2 ऐसे मूव कर रहा है, और एक लाइन मैंने यहाँ पर भी पैरेलल। ये मैंने क्यों पैरेलल खींच दी, ये जस्ट आपको समझाने के लिए, अदरवाइज ये पॉइंट अंडरस्टैंडिंग का है और आपकी अंडरस्टैंडिंग बन भी जाएगी थोड़ी देर में, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एक चीज़ होती है अपने पास, एक मैंने आपको प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नाम से एक चीज़ बताई होगी कि अगर 3 या 4 लाइनें पैरेलल हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल काटती है, अगर इस वाले ट्रांसवर्सल का रेशियो 2:1 है तो हर एक ट्रांसवर्सल का रेशियो 2:1 ही होगा, उसको आप कितना भी लेटा लो या सीधी कर लो ऐसे 2:1 ही होगा। तो ये जो सेंट्रोइड है ना, ये मान लो ये 3 पैरेलल लाइन मैंने खींची है, तो अब इन 3 पैरेलल लाइन के बीच में दो भी ऐसे आप बेशक से टेढ़ी लाइन भी मारोगे तो वो भी 2:1 के रेशियो में बटेगी। या फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि
मान लो आपने ए की नई पोजीशन ए डैश बना दी, यहाँ से अगर आप ऐसे मिड पॉइंट पर लाइन मारोगे, ये है मिड पॉइंट नीचे, ये डी, तो अब ध्यान से सुनिएगा, इस नई पोजीशन से मिड पॉइंट पर जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो 2:1 के रेशियो में उस नई लाइन को डिवाइड करने के लिए जो पॉइंट होगा, वो मैं ये बोल रहा हूँ वो इसी पैरेलल लाइन के ऊपर होगा। मतलब कोई भी लाइन अगर इन दो लाइनों के बीच में खींची जाएगी ना, अगर ये लाइन नंबर 1 है, लाइन नंबर 2 है, तो उसको 2:1 रेशियो में बांटने वाला पॉइंट हमेशा इस पैरेलल लाइन पर ही लाई करेगा, यही लाइन 2:1 रेशियो में उसको बांटेगी हमेशा। तो ये जो सेंट्रोइड है ये हमेशा इसी के ऊपर मूव करेगा। तो ये तो बात हो गई कि भाई थ्योरी, अब आपको प्रैक्टिकल भी मैं दिखाने में विश्वास रखता हूँ। 2:1 ये समझ गए, तो अब मैं आपको इसका एनिमेशन दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 2। अभी आपके सामने ये एक ट्रायंगल है जिसका नाम है KLM। उस ट्रायंगल की सारी मीडियंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं, और ये जितनी भी मीडियंस हैं ये पॉइंट डी से पास होती हैं, जो कि इनका सेंट्रोइड है, इनका केंद्र है। तो अब एग्जामिनर ने क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर ये पॉइंट के इस नीचे वाली लाइन के पैरेलल मूव करे, तो मैंने यहाँ पर ये लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, जो नीचे वाली लाइन के पैरेलल है, और एक लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली जो नीचे वाली लाइन के पैरेलल है। तो अब आप खुद देखना, अब मैं के को मूव कर रहा हूँ इसी लाइन के ऊपर, तो पॉइंट डी कहाँ पर जा रहा है, पॉइंट डी भी उसी लाइन के ऊपर है जो LM के पैरेलल है, ठीक है। तो ये है जी अपना सेंट्रोइड। दिस साइड BC ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल ABC, एंगल ABC is 90, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एंगल ABC 90 है, इज डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स एट PQR रिस्पेक्टिवली। तो इसको बांट दिया गया है भाई साहब, ये देखो PQ और R, तो एक बार ये 4 बराबर हिस्सों में इसको बांट दिया गया है। तो ये पॉइंट्स है PQR। अब कन्वेंशनली होता क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर हमारी ये वर्टिसेस हैं ABC, तो वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड की लेंथ को ए से डिनोट करते हैं, बी के सामने वाले को बी से, सी के सामने वाले को सी से। तो यही काम यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर ये जो बी ए ये जो यूज़ किए गए हैं ये इन्हीं चीज़ों के लिए यूज़ किए गए हैं। तो ए वर्टेक्स ए के सामने वाली साइड की लंबाई क्या है, ए। तो अगर ये लंबाई ए है तो ये वाली लंबाई हो जाएगी A/4, बिल्कुल 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बी के सामने वाली साइड की लेंथ हो जाएगी बी, सी के सामने वाली साइड की लेंथ हो जाएगी सी। अब इस क्वेश्चन को करते हैं जरा, देखो। अब एग्जामिनर ने यहाँ पर यूज़ क्या कर रखा है, एग्जामिनर ने यहाँ पर यूज़ कर रखा है AP AQ AR। AP आप इनको जोड़ोगे फिर AQ AR, तो अब उसने बोला है AP का स्क्वायर। तो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABP। अब इसको ध्यान से देखते रहिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल ABP के अंदर AP जो है वो हाइपोटेन्यूज है, यानी कि कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A/4 का स्क्वायर। तो AP का स्क्वायर हो गया C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 60 प्लस, तो इस चीज़ की वैल्यू मैंने लिख ली। अब मैं AQ स्क्वायर की वैल्यू लिख रहा हूँ। तो ट्रायंगल ABQ को देखो, ये पूरी साइड हो जाएगी A/2 A/4 प्लस A/4। AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बाई 4। सिमिलरली AR स्क्वायर, ट्रायंगल ABR को देखो, ये पूरा 3/4 ए हो जाएगा। तो दैट विल बी C स्क्वायर प्लस 9/16 A स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू, यहाँ पर इन्होंने किसी चीज़ से इक्वेट कर रखा है। एक बार हम इसको सोल्व कर लें, हम भी इक्वेट कर देंगे। हाँ जी, अब इसको अच्छे से सोल्व करने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, ऊपर नीचे 4 से गुणा कर रहा हूँ ताकि 4/16 हो जाए। अब ये हमारे पास हो गया 3C स्क्वायर, 1 2 3, और आगे हो गया 9 और 4 13 और 1 14/16, यानी कि 7/8 A स्क्वायर। अब इन्होंने इसको इक्वेट कर रखा है 3B स्क्वायर प्लस 17NA स्क्वायर से। अब मेरे को एक बात बताओ, यहाँ पर 3B स्क्वायर है, यहाँ पर 3C स्क्वायर है, तो कैसे इक्वेट करूँ? मैं n की वैल्यू निकाल तो दूँ इक्वेट करके, लेकिन कैसे निकालूँ? तो मुझे करना क्या पड़ेगा, मुझे, बिकॉज इन्होंने इसके साथ इक्वेट कर रखा है, तो इस C को भी B में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस C को मैं B में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ? देखो, ट्रायंगल की ये वाली साइड है जी पूरी A, ये है C। तो C स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो B स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, वही तो होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो इसकी जगह पर मैं लिख रहा हूँ, इस C की जगह पर क्या, B स्क्वायर, ताकि मैं B में कन्वर्ट कर दूँ, माइनस A स्क्वायर। तो अब ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा 3B स्क्वायर माइनस 3A स्क्वायर प्लस 7/8 A स्क्वायर इज इक्वल टू 3B स्क्वायर प्लस 17NA स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, 8 3 24, 24 में से 7 गए 17, तो माइनस 17/8 A स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो 17/8 A स्क्वायर। अब आप जब इसको इक्वेट करोगे, अब आप इसको इक्वेट करोगे तो ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो 3B स्क्वायर से 3B स्क्वायर गया, देन अब आपको खुद ही दिख रहा है, देखो A स्क्वायर से A स्क्वायर गया, 17 से 17 गया, तो n की जगह पर क्या बच गया, n की जगह पर बच गया माइनस 1/8, वही n की वैल्यू है ऑप्शन 1। CHS 2018 क्वेश्चन। इन गिवन फिगर इन्होंने बता रखा है अपने पास एक ये सेमी सर्कल है, इसके अंदर इन्होंने बराबर साइज के सेमी सर्कल ड्रॉ किए हैं, और उसके बाद ऊपर एक इन्होंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, और AB जो है वो 56 है, 56 इंच का सीना है किसका, AB का, ठीक है। एंड AE इज इक्वल टू EF, ये मैंने बता दिया सारे बराबर। व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन? तो इस शेडेड रीजन का एरिया कब मिलेगा, जब आपको इसका रेडियस मिल जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि किसी भी सर्कल के अंदर ऐसे करके, चीज़ मैंने आपको बताई थी, अगर आप उसके डायमीटर के ऊपर ऐसे सर्कल्स बिठा दोगे, चाहे आप कितने भी बिठा दो, और फिर आप उसके ऊपर यहाँ पर एक सर्कल बिठा दो, तो ये जो ब्लू वाला सर्कल है इसकी जो रेडियस मैंने मान ली R, और सबसे बड़े लाल वाले सर्कल की रेडियस, इसको लाल से डिनोट कर लेते हैं, ये लाल वाले का सेंटर, लाल वाले सर्कल की रेडियस जो है वो मैंने मान ली कैपिटल R। तो
छोटे वाले सर्कल की जो रेडियस है वो पता है कितनी होती है, आर इज इक्वल टू ये होती है इसके रेडियस में ये कितने सर्कल आए, इसके रेडियस में बताओ मेरे को, रेडियस में ये वाले ये काले वाले 2 सर्कल आए। तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि अगर n सर्कल आए हैं तो n डिवाइडेड बाई n का डबल प्लस 1 इंटू आर, ये फ्रैक्शन में इतनी होती है, ठीक है, ऐसे होती है। तो यहाँ पर रेडियस की वैल्यू हो जाएगी बिकॉज यहाँ पर 2 सर्कल आए हैं, तो 2 n की जगह 2 रखो, 2 4 और 1 5 इंटू आर, ये मैंने सब पॉइंट्स के सब रिजल्ट्स के अंदर आपको पॉइंट बताया होगा, क्लियर, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर इसके रेडियस के अंदर 4 मत बोलना, 4 तो डायमीटर में, इसके रेडियस के अंदर 2 सर्कल आए हैं, तो इस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, छोटे वाले आर की वैल्यू हो जाएगी इसी फॉर्मूले के अंदर आप रख सकते हो 2/5 इंटू बड़े वाले का रेडियस क्या है, जो ये पूरी लंबाई है तो 56 की है, तो रेडियस तो 56 का 28 का होगा इंटू 28, तो हमें रेडियस मिल गया सीधा हाथों हाथ, ठीक है। तो अगर आपको रेडियस मिल गया तो एरिया तो आप बता ही दोगे, नॉट ए बिग डील, इतना तो इंटेलिजेंट हुई ना आप, इतना भरोसा कर सकता हूँ ना, फिर भी सोल्यूशन तो मैं बताऊँगा, टेंशन ना लो। तो इसका एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 इंटू 2/5 इंटू 2/5 इंटू 28 इंटू 28, 7 चौके 28। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, 28 चौके 112, 112 चौके 100 का 4 मतलब 448 है, 112 चौके कर लो ना 448, 448 का डबल 896, मैं इसे क्यों कर रहा हूँ बिकॉज 896 को मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगा, मैंने 22 में से 2 छीन के 448 को दे दिया, तो 11 से मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा 6 9 6 15 17 और 1 18 8 और 1 9 डिवाइडेड बाई 25, तो ये 25 चौके 100, ये 400 पर जा सकता था, 9800 है ना ये, अगर 10,000 होता था 25 चौके 100, 400 से थोड़ा सा कम, मतलब चांसेस जिसके हैं बट ये भी पास है तो और इसके लिए, तो 25 थे 75, बच गया कितना 75 जाएगा तो 23, 25 में 225, उसके बाद 25 चौके 100, अब तो आगे तो 394 आएगा, आगे मैं क्यों करूँ इतना एक्सेप्ट। इन द गिवन फिगर ए बी सी डी ई एफ इज रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 12, और यहाँ पर इसने क्या किया, इसके मिड पॉइंट्स को लेकर एक ट्रायंगल बना दी, इसका एरिया पूछ रहा है, तो आपको सीधा सीधा पता होना चाहिए कि हेक्सागन की साइड अगर 12 है तो इसकी साइड 1.5 गुना होगी 18, और आंसर आ जाएगा √3/4 इंटू 18 इंटू 18, ये कैसी √3, ठीक है। मतलब ये मजाक की बात नहीं है, इतना आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो ये मैं बहुत कम चीज़ें आपको याद करने के लिए बोलता हूँ, और ये उन चीज़ों में से जो मैंने आपको याद करने के लिए बोली हुई है, और क्यों होता है वो मैंने पहले ही बताया और अभी भी बताऊंगा। देखो ये हमारे पास एक रेगुलर हेक्सागन है, अगर आप इसके डायगोनल्स को ऐसे ड्रॉ कर देते हो सारे डायगोनल्स को, तो ये 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स में डिवाइड हो जाता है, अगर इसकी हर एक साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हर एक साइड ए होगी ना, ऐसे। तो अब देखो जो इसका सबसे बड़ा डायगोनल है मैंने ए की छोड़ दिया, तो इसकी लंबाई क्या है a + a 2a, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि किसी भी हेक्सागन के अंदर अगर सबसे बड़े डायगोनल को ड्रॉ करते हो तो उसकी लंबाई इसकी साइड से डबल होती है, और ये ट्रेपेजियम बन जाता है, पता है आपको, ABCD एक ट्रेपेजियम है, ये मैंने पहले बताया, और इसके मिड पॉइंट्स को अगर आप मिलाते हो तो ये भी पता होगा कि ट्रेपेजियम की नॉन पैरेलल साइड के मिड पॉइंट्स को मिलाने पर इसकी लेंथ जो आती है इन दोनों का सम बाई 2 आती है, तो 2a + a 3a/2, ये यानी कि a का 1.5 गुना। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर हेक्सागन की साइड 12 है तो यहाँ पर इसकी साइड 18 होगी, ये सीधा ऐसे पता होना चाहिए इसके मिड पॉइंट को कैसे बनाया है। तो फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता ही है, ये कैसी होती है। नेक्स्ट इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया है ये इस ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, और ये तो बोलता है जब ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो, और इस क्वेश्चन के अंदर वो राइट एंगल ट्रायंगल ही आपको देगा, ये क्लियर है, ये तभी यहाँ से पास होगा। मेरे को एक बात बताओ, ये जो बड़े वाला सर्कल, ये जो सेमी सर्कल है, ये जो मैंने बनाया ABC, ये वाला सेमी सर्कल, तो कोई भी सेमी सर्कल, किसी भी सेमी सर्कल के अंदर अगर कोई ट्रायंगल है ऐसे, तो वो राइट एंगल ट्रायंगल ही होगी ना हमेशा। अगर ये हमारा डायमीटर है AC और यही उसने बताया AC डायमीटर है, तो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल होगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा ये क्यों होता है ये मैंने बताया है आपको। तो ये जो शेडेड पोर्शन का एरिया है ये ट्रायंगल के एरिया के बराबर होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल तो एक तो बेस हो गया, एक हाइट होगी, तो 2 इंटू 14, तो 280 और 14 294 इसका आंसर है, ठीक है। अब ये क्यों होता है ये मैं एक बार आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखो सबसे पहली बात, मान लो इसकी लंबाई a है, इसकी लंबाई b है, तो इसकी लंबाई c है, तो आपको एक बात पता है a² + b² = c²। तो यहाँ पर ये जो पूरा सेमी सर्कल है, ये पूरा इस सेमी सर्कल का जो एरिया है वो कितना होगा, वो होगा मतलब इस a के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर ये पूरी लंबाई a है तो इसका रेडियस क्या होगा, इसका रेडियस a/2 होगा, लेकिन मैं इसको इतना कैलकुलेटिव बनाना नहीं चाहता, तो मैं इसको 2a 2b और 2c मान लेता हूँ। ऐसे मान लो 2a 2b और 2c, ठीक है। तो फिर भी ये चीज़ तो ट्रू है, बिकॉज जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं उनके जो मल्टीपल होते हैं, जैसे 3 4 5 है, इसका जो मल्टीपल है 6 8 10, वो भी पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो 2a 2b 2c अगर राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है तो a b c भी राइट एंगल ट्रायंगल की साइड होंगे, a² + b² + c² ट्रू होगा। यहाँ पर जस्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, इसका रेडियस अगर a है तो इसका एरिया इसके रेडियस पर डिपेंड करता है, πa², वैसे तो उसका हाफ होगा, सेमी सर्कल है, बट πa², तो इसका एरिया a² के बराबर होगा, a² रिप्रेजेंट करेगा। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता क्योंकि मैंने पहले बता दिया है। और यहाँ पर ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया डिपेंड करेगा b² के ऊपर, और ये जो बड़े वाला है इसका एरिया डिपेंड करेगा c² के ऊपर, बिकॉज इसका रेडियस c है। एक तो चीज़ मैंने आपको क्या बता दी, तो यहाँ से ये निकल कर आता है कि ये जो सेमी सर्कल है इसका एरिया प्लस इसका एरिया इज इक्वल टू ये जो बड़ा सेमी सर्कल है इसका एरिया। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो अगर आपने इसकी साइड पर कोई स्क्वायर बना दिया तो स्क्वायर का एरिया
बस इस साइड पर जो स्क्वायर बना दिया उस स्क्वायर का एरिया इज इक्वल टू इसकी स्क्वायर इस साइड पर जो स्क्वायर बना दिया उसका एरिया। ठीक है, कॉमन सी बात है, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दी तो यही केस फॉलो होगा। तो अब चलिए मैं समझाता हूँ जल्दी से। तो ये जो शेडेड पोर्शन है, शेडेड पोर्शन का एरिया किसका इक्वल होगा? शेडेड पोर्शन इज इक्वल टू, अब ध्यान से सुनिएगा, शेडेड पोर्शन का एरिया इक्वल होगा, अगर मैं इस पूरे एरिया में से ये व्हाइट वाला हटा दूँ ना, व्हाइट वाला हटा दूँ, तो पहले तो पूरा एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो पूरा एरिया कैलकुलेट करोगे सबसे पहले ये निकालोगे इसका एरिया, यानी कि उस वाले सेमी सर्कल का एरिया जिसका डायमीटर ए बी है, प्लस फिर उसके बाद आप निकालोगे ये वाला एरिया, ये पूरा, यानी कि उस वाले सेमी सर्कल का एरिया जिसका डायमीटर बी सी है, प्लस उसके बाद आप क्या निकालोगे इस ट्रायंगल का एरिया, यानी कि ट्रायंगल का एरिया। अब आपको सिर्फ शेडेड रीजन का एरिया चाहिए, तो ये तो पूरा टोटल एरिया हो गया, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है व्हाइट एरिया। तो व्हाइट एरिया क्या है? व्हाइट एरिया वो वाला अपना ये जो पूरा व्हाइट है, ये वो वाला सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर ए सी है। और मैंने अभी अभी आपको ये बताया था, इन दोनों सेमी सर्कल्स का जो एरिया है वो इस सेमी सर्कल के बराबर है। और ये चीज़ मैं पहले प्रूव कर चुका था, इसलिए मैंने इतनी खास एक्सप्लेन नहीं की, ये मुझे ही पता है। ठीक है, कंसेप्ट में ये आप देख सकते हो। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ट्रायंगल का एरिया बराबर आ जाएगा शेडेड पोर्शन का एरिया। यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? 294। इन ए ट्रायंगल ABC, AD is perpendicular to BC from A. Angle BAC is 90। चलो ठीक है भाई, एंगल BAC 90 है, AD परपेंडिकुलर है फ्रॉम A ऑन BC, ये मामला है। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड ड्रॉप की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ फॉर्मूले याद होने चाहिए। क्या? कि AB का स्क्वायर इज इक्वल टू BD इंटू BC, और AC का स्क्वायर इज इक्वल टू CD इंटू CB, और इन्हीं दोनों का उसने रेशियो होता है। ध्यान से देखो, AB स्क्वायर AC स्क्वायर, ये मैंने आपको अच्छे से रटवाए हुए हैं। तो BC से CB कैंसिल आउट हो जाएगा, BC CB एक ही बात है। तो BD बाई CD इसका आंसर आ जाएगा, BD रेशियो CD, ऑप्शन 4, बहुत ही ईजी। और यहाँ पर एक और रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। क्या रिजल्ट याद होना चाहिए? AD का स्क्वायर इज इक्वल टू DB इंटू DC। और ये याद कैसे करने हैं ये भी आपको बताए थे, तो आपको याद होने चाहिए। इन द गिवन फिगर PQRS is a square of side 8 cm, PQO is 60 डिग्री, तो PQO 60 डिग्री है, बिकॉज ये स्क्वायर है तो 30 डिग्री होएगा, और इसकी चारों साइडें 8 हैं। ठीक है भैया, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ? तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना है? काफी इजी क्वेश्चन, अगर आपको राइट मटेरियल पता है तो सीधा स्ट्रेट हम कर सकते हैं इसको। कैसे? देखो, सबसे पहले तो आपको एक बात पता होनी चाहिए कि इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल PQR, तो इसका एरिया होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि 32। ठीक है, अब आपको एक छोटी सी बात ये पता होनी चाहिए कि किसी भी, अगर हमारे पास कोई भी ट्रायंगल है ABC, और अगर मैं वर्टेक्स से एक लाइन ड्रॉ करता हूँ यहाँ पर, सपोज AD, तो ये अगर इसको 1:2 के रेशियो में बांटती है तो इनका एरिया भी 1:2 के रेशियो में होता है। अगर इसका एरिया 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा तो इसका एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। मतलब ये लाइन बेस को, क्योंकि एरिया जो है वो बेस इंटू हाइट होता है, तो मेरे भाई इन दोनों ट्रायंगल की हाइट जो है वो तो सेम ही होगी। हाइट तो A से लेकर BC तक ही मापी जाएगी, तो एरिया कंप्लीटली बेस के ऊपर डिपेंडेंट हो गया। ये मैंने आपको बताया अभी, क्योंकि हाइट तो सेम होगी दोनों ट्रायंगल की, ट्रायंगल ABD की भी और ट्रायंगल ACD की भी, तो एरिया कंप्लीटली बेस के ऊपर डिपेंड करेगा। तो बेस जिस रेशियो में उसी रेशियो में एरिया होगा। तो किसी तरह अगर आपको इन दोनों साइड्स का रेशियो पता चल जाए, PO और OR का, तो आप इस पूरे एरिया को बांट दोगे ना उस रेशियो में, फिर आपसे चाहिए इसका एरिया पूछे, इसका एरिया पूछे, तो इनका रेशियो कैसे पता चलेगा? तो वो मैंने आपको करवाया है थ्योरम्स के बिल्कुल एंड में, ज्योमेट्री में, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। वो क्या कहता है बोला, देखो, एक तो अपने पास नॉर्मल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है कि अगर यहाँ पर ये एंगल बाइसेक्टर है, अगर ये इसको बराबर बराबर एंगल में बांटे, तो आपको एक बात पता है, BD और DC का जो रेशियो है वो है AB और AC का रेशियो। BD और DC का वही रेशियो है जो इन दोनों साइड्स की लंबाई का रेशियो है। लेकिन मैंने आपको जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बताया है कि अगर वो बराबर बराबर ना भी बांटे, मान लो ऐसे बांट दे, ये एंगल A है, ये एंगल B है, तो ये मैंने आपको प्रूफ के साथ बताया है। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, यहाँ पर BD और DC का जो रेशियो है वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। BD का रेशियो ऑफ कोर्स AB पर भी डिपेंड करेगा, मतलब BD के लिए AB और DC के लिए AC, ये तो आप लिख ही लो, AB और AC। हाँ, और बाकी बिकॉज एंगल बराबर नहीं बढ़े, तो BD के सामने जो एंगल है ना उसका साइन A, और इसके सामने जो एंगल है उसका साइन B। जिसका एंगल बड़ा होगा उसकी, मान लो यहाँ पर बड़ा मुंह यहाँ पर खुला है, तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, ये वाली साइड। ठीक है, तो ये है जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो आपको इसका और इसका रेशियो दे देगा। इसका और इसका रेशियो कैसे देगा, देखो, PO इज टू OR इज इक्वल टू, तो PO किस पर डिपेंड करेगा, इस साइड पर और सामने वाले एंगल के साइन पर, यानी कि 8 इंटू साइन 60, साइन 60 क्या आता है √3/2। और OR किस पर डिपेंड करेगा, 8 पर और सामने वाली, मतलब सामने वाले एंगल पर। तो 8 इंटू साइन 30 क्या होता है 1/2, 2 से 2 गया, 8 से 8 गया, तो √3:1 रेशियो है। अगर इसकी लंबाई √3 है तो इसकी लंबाई 1 है। तो कल को वो आपको कुछ भी दे दे, 60 की जगह पर 45 दे दे, यहाँ पर 30 दे दे, जिसका भी आपको साइन पता होगा वो वाला देगा। तो आप जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाकर ही बता सकते हो। और जनरल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम एक बार यूज हुआ इससे पहले SSC का ये क्वेश्चन में, ऐसा ये क्वेश्चन था इसी तरह का। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है इन दोनों ट्रायंगल्स का जो रेशियो है वो √3:1 है।
√3:1, क्योंकि बेस को जिस रेशियो में डिवाइड किया गया है उसी रेशियो में ट्रायंगल का एरिया डिवाइड होगा। तो चलिए अब डिवाइड कर देते हैं। हमें क्या चाहिए, √3 डिवाइडेड बाई √3+1 इंटू 32 पूरा एरिया। तो बस इसको सॉल्व कर लो। √3+1 ऊपर आएगा तो √3-1 बन जाएगा और डिवाइडेड बाई 2 होएगा, ऊपर आएगा तो साइन चेंज होगा और दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस थर्ड साइन इंडिसेस में बताया था। 2 से ये जाएगा 16 पर, तो √3 को अंदर दे दो, 16 इंटू 3 माइनस √3, इस फॉर्म में इसने आंसर दिया है। इन द गिवन फिगर इन ट्रायंगल STU ST इज इक्वल टू 8, ये 8 है, TU 9 है, SU 12 है, QU 24 है। अगर ये पूरी QU 24 है तो ये 12 बच गई। अगर पूरी SR 32 है तो 32 में से 8 गए तो 24 बच गई। अगर PT 27 है तो 27 में से 9 गई 18 बच गई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मैं आपको दो तरीके से करके दिखा दूंगा यहाँ पर, और दोनों तरीके ईजी है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQU, इस ट्रायंगल का एरिया, और PTR इस ट्रायंगल का एरिया। तो ध्यान से देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तरीका नंबर 1 मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी ट्रायंगल हमारे पास है, अगर उसकी ये वाली साइड A है, ये वाली साइड B है और इसके बीच में एंगल थीटा है, तो इसका एरिया होता है हाफ AB साइन थीटा, पता है डन। और दूसरी बात ये पता होना चाहिए कि साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, उसके बाद अब हमें कुछ नहीं चाहिए। और हाँ, तीसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर ये एंगल A है, B है, C है, इसके सामने वाली साइड A है, B है, C है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि ट्रायंगल की साइडों की जो लंबाई है, ये A B C, इसकी भुजाओं की जो लंबाई है, साइड्स की जो लेंथ है, उसका रेशियो हमें कैसे मिलता है, उसका रेशियो मिलता है हमें साइन A रेशियो साइन B रेशियो साइन C। ये साइन रूल के अंदर मैंने आपको बताया था, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, A बाई साइन A इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C, इसको ऐसे भी लिखते हैं। समझ में आ गई बात। तो A B C इसकी साइड की लंबाई है। तो अगर मुझे A और B का रेशियो चाहिए, भाई A और B जो इसकी साइड की लेंथ है उनका रेशियो, तो क्या होगा, A के सामने एंगल क्या है साइन A और B के सामने एंगल क्या है B साइन B, इनकी लंबाइयों का रेशियो मुझे मिल जाएगा। तो अब ये काफ़ी ईजी होगा इक्वेशन हमारे लिए। तो देखो, मैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें रटवाता नहीं हूँ, लेकिन जो भी चीज़ मैं रटवाता हूँ ना, एक बात की गांठ बांधो, आप उसको छोड़ नहीं सकते। मतलब मैं रटवा रहा हूँ तो वो इंपॉर्टेंट है, वो आपके एग्जाम में आएगी, ऐसा आप मान लो पूरे पूरे चीज़ें। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं पहले, तो देखो कितने इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये तो अपनी प्री रिक्विजिट नॉलेज थी जो मैं आपको बता रहा था कि आपको पता होना चाहिए और पता भी होंगे। ट्रायंगल PQ और PTR ऐसे ही हमने लिखना। तो PQ का अगर मान लो ये वाला है एंगल, इस एंगल को मैंने मान लिया जी A, ठीक है, और इस एंगल को मैंने मान लिया B, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस A। मैंने इसे क्यों आना थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस। अब देखो ट्रायंगल PQ को आप देखोगे तो PQ का एरिया क्या हो जाएगा, PQ का एरिया हो जाएगा हाफ AB साइन थीटा, हाफ 18 इंटू 12 24, 18 इंटू 24 इंटू इसके बीच वाले एंगल का साइन, यानी कि साइन 180 माइनस A, जो कि साइन A ही होता है, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अब आप बजिएगा इस ट्रायंगल के अंदर, ये जो ट्रायंगल है ये वाली, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर करूँ तो ये वाली साइड कितनी है इस ट्रायंगल की, ये कुछ ऐसे है, अगर आपको नहीं दिख रही हो तो ये वाली जो साइड है ये है जी 18 + 9 27, ये वाली साइड है 24, इनके बीच का जो एंगल है ये 180 माइनस B, तो क्या होगा हाफ AB साइन थीटा, यानी कि 27 इंटू 24 इंटू साइन 180 माइनस B, यानी कि 180 माइनस थीटा थीटा ही होता है, साइन थीटा ही तो साइन B। ठीक है, ये क्लियर है। मैंने वही फॉर्मूला यूज़ किया, हाफ AB साइन थीटा, हाफ से हाफ गया, 24 से 24 गया। अब हमें साइन A बाई साइन B चाहिए, तो ये चीज़ हमने आपको बताई थी ना। अब आप देखो इस ट्रायंगल के अंदर, सिर्फ इस ट्रायंगल के अंदर देखो, मैंने आपको क्या बताया था कि भाई अगर आपको साइन A बाई साइन B चाहिए या इनकी साइडों की लंबाई चाहिए, साइडों की लंबाई का रेशियो चाहिए, तो वो आप ले सकते हो। तो साइन A बाई साइन B, तो इसके सामने कौन सी साइड है 8 और इसके सामने कौन सी साइड है B के सामने 12, तो ये 8/12 होगा जी। तो बस ये छोटा सा क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन है इसकी। तो 33 18 6 दूनी 12, 2 चौके 8, 3 में 27, 4/9 इसका आंसर है 4:9। ठीक है, अब मैं आपको दूसरा तरीका इसका बता देता हूँ। तो उसके लिए सारी वैल्यूज एक बार लिख लेते हैं। ST 8 है, 24 है, 9 है, 18 है, 12 है, 12 है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो ध्यान से। अब मुझे इसका रेशियो और इसका रेशियो निकालना है, तो मुझे ध्यान से कुछ पॉइंट्स मेरे को मिलाने पड़ेंगे। इसका अगर मुझे रेशियो चाहिए तो मुझे QT मिलानी पड़ेगी। और आपको अब एक बात ध्यान से सुन लो, इस केस में आपको क्या पता होना चाहिए, इस केस में आपको ये पता होना चाहिए, ये वाला पॉइंट जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि बेस को जिस रेशियो में बांटा गया है उसी रेशियो में उनका एरिया होगा। ठीक है, तो चलो अब कर लेते हैं। एरिया को मैं ब्लू से मार्क कर लूँगा। अब मैं ट्रायंगल का नाम ले रहा हूँ, ध्यान से देखो, ट्रायंगल QTU में इस लाइन ने बेस को 1:1 रेशियो में बांटा है, तो इसका अगर एरिया 1 है तो इसका एरिया 1 है। एरिया को मैंने सर्कल में और ब्लू में डिनोट किया है ना। अब उसके बाद हम आ जाते हैं जी ट्रायंगल PQT में। PQT ट्रायंगल PQT के अंदर ये वाली लाइन कंसिडर करिए, वाली ऐसे कंसिडर करो, ऐसे कि बेस को 18:9 बांट रखा है 2:1 के रेशियो में, यानी कि यहाँ पर अगर एरिया होगा जो भी उसका डबल यहाँ पर होगा। तो यहाँ पर 9 के ऊपर जो एरिया है वो 1 और 1 2 यूनिट है, यहाँ पर इस पूरे ट्रायंगल का एरिया 4 यूनिट होगा, है ना। तो ये चीज़ क्लियर होगी, यहाँ तक हमने चीज़ें अचीव कर ली। उसके बाद अब मुझे अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो मुझे एक आधी और लाइन मिलानी पड़ेगी।
इस ट्रायंगल के एरिया के लिए मुझे मिलाना पड़ेगा, ये थोड़े से एक्सपीरियंस के बाद ये आपको आ जाएगा, इसको इससे मिलाना पड़ेगा, इससे एस को ई से, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आप देखिएगा ट्रायंगल पी एस टी, जो भी मैं बोल रहा हूँ उसको देखो, ट्रायंगल पी एस टी, ट्रायंगल पी एस टी कुछ इस तरीके से है, पी एस टी और एस से यहाँ पर यू पर ये मिला हुआ है, यहाँ पर 18 है, यहाँ पर 9 है, तो 9 के सामने जो भी एरिया होगा, 9 के सामने एरिया है वो एस यू टी का, तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा ये डबल, यानी कि 2 यूनिट, तो इसका एरिया 2 यूनिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस छोटे से का ये पी एस यू का, अभी यहीं पर इतना याद रखो, अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आप चलिएगा ट्रायंगल पी एस आर के अंदर, यहाँ पर ये है जी टी और यहाँ पर है 8 और 24 एस टी और टी आर, तो यहाँ पर अगर एरिया 1 है तो यहाँ पर 3 होएगा, इसका 3 गुना होगा, तो यहाँ पर एरिया कितना है, 2 और 1 3 है, 2 और 1 3 है इस हिस्से में, तो यहाँ पर एरिया 3 का 3 गुना 9, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो 9 होगा। अब इसको आप हटा सकते हो इस थोड़े से। अब देखो इस ट्रायंगल का जो एरिया है ये तो निकला था अपना 4 इस ट्रायंगल का, और इस ट्रायंगल का एरिया है 9, तो 4:9 इसका रेशियो। वही हमारे सामने यहाँ पर एक फिगर है, पी क्यू आर एक क्वाड्रेंट है, इसका जो रेडियस है वो 7 है, यानी कि 7 है, इसके अंदर जो सर्कल है उसका हमने एरिया बताना है, तो एरिया तभी पता चलेगा जब इसका रेडियस हमें पता चलेगा, तो चलिए निकालते हैं। एक तो मैंने आपको ये चीज़ बता रखी कि कहीं पर भी कोई भी सर्कल अगर कोने में फंस जाता है तो उसके सेंटर के साथ यहाँ पर ऐसे एक स्क्वायर बन सकता है, ठीक है। इस वीडियो में पहले बताई थी कि स्क्वायर बन जाता है, और स्क्वायर की जो साइड है उसकी लेंथ होती है जी आर। ये क्यों बनता है, क्योंकि टेंजेंट के साथ यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर 90 होगा, और राइट कॉर्नर में फंसा है, राइट एंगल वाले कॉर्नर में, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90, तो रेक्टेंगल तो ये बनी गई, और ऐसी रेक्टेंगल बनी है जिसकी एडजेसेंट साइड सेम है, तो ये स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब देखो अगर आपको ये पता है कि स्क्वायर बनता है तो आप सीधा स्क्वायर बना के सीधा सीधा बोल दोगे भाई ये तो जो ये रूट 2 आर है स्क्वायर डायगोनल, और सेंटर से लेकर यहाँ तक ये आर है, और क्यू से लेकर इस पॉइंट टी तक क्यू टी, ये तो भाई रेडियस हो गया इस क्वाड्रेंट का, तो हम सीधा सीधा लिख सकते हैं कि √2r + r इक्वल टू 7, जो इसका रेडियस है, ठीक है। तो सीधा सीधा आपको आर की वैल्यू मिल गई 7 इंटू √2 - 1, आर को कॉमन लोगे तो √2 + 1 बचेगा 7, √2 + 1 उधर जाएगा तो √2 - 1 हो जाएगा, रेशनलाइज होके मैंने आपको बता रखा है थर्ड एनालिसिस में। अब मैंने आपको एक बात बताई थी कि रेडियस अगर 7 है तो एरिया जो होगा वो होगा 154, और रेडियस 7 का जितने भी गुना है, मान लो a गुना है तो एरिया हो जाएगा 154 इंटू ए स्क्वायर, तो यहाँ पर आपको सीधा सीधा पता चल रहा है रेडियस इतना है तो एरिया है वो हो जाएगा 7 का इतने गुना है तो 154 इंटू इसका स्क्वायर, ठीक है। और कुछ करने की पाई वगैरह लगाने की जरूरत ही नहीं है, तो 154 इंटू इसका स्क्वायर क्या होगा जी 3 - 2√2, या तो एग्जाम में एज इट इज दे देगा या इसको अंदर मल्टीप्लाई करके दे देगा, तो 154 कितना होता है 462, ये रहा ऑप्शन डी। इन द गिवन फिगर ABCD इज स्क्वायर, तो यहाँ पर इन्होंने किया क्या, एक स्क्वायर है ABCD, उसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना दिया, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करके एक और स्क्वायर बना दिया है, और उसके अंदर एक सर्कल यहाँ पर डाल दिया है। तो इन्होंने पूछा है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर ABCD, बड़े वाले स्क्वायर का एरिया बताओ। तो मैंने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि भाई जब आप एक स्क्वायर के अंदर, ये आपको याद करने में बहुत कम चीज़ें बताता हूँ रटने के लिए, जब आप स्क्वायर के अंदर स्क्वायर डालते हो ऐसे मिड पॉइंट ज्वाइन करके और फिर से मिड पॉइंट ज्वाइन करते हो अंदर, और ऐसे ही चलते रहते हो, तो होता है क्या, मैंने आपको ये बताया था कि जो साइड है डायगोनल है, जो वन डायमेंशनल चीज़ें हैं ना, लेंथ जो है वो तो होती रहती है 1/√2 अंदर की तरफ जाओगे तो, और जो एरिया है वो होता है 1/√2 का स्क्वायर कर दो 1/2 टाइम्स आधा होता रहता है, यानी कि लाल वाले सर्कल का एरिया अगर 100 है तो अंदर वाले सर्कल का एरिया 50 है, और इस और अंदर वाले सर्कल का एरिया 25 है, बाहर की तरफ आओगे तो डबल होता रहेगा। ये सिस्टम मैंने आपको बता रखा है। आपने सिर्फ क्या करना है, और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि किसी भी स्क्वायर के अंदर अगर आप सर्कल फंसा देते हो ऐसे, तो सर्कल इस टू स्क्वायर का जो रेशियो होता है वो 11:14 होता है इनके एरिया का। स्क्वायर का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा आपको लग रहा है ना, स्क्वायर का एरिया थोड़ा सा ज़्यादा है ना, हाँ क्लियर है। और ये जो 14 होता है आपको मैं ये रटने के लिए एक चीज़ बता दूँ, आप कैसे रट पाओगे, बहुत कम चीज़ें मैं रटने के लिए बताता हूँ कैसे रट पाओगे आप ये, कि भाई 22/7 जब आप सर्कल का एरिया निकालोगे 22/7 और इसका रेशियो निकालोगे स्क्वायर के साथ, तो जो 7 जो है वो स्क्वायर के हिस्से में आएगा, नीचे चला जाएगा ना, तो 7 का मल्टीपल स्क्वायर के हिस्से में आएगा, इस कारण क्योंकि वो स्क्वायर के हिस्से में चला गया, तो 14 इसके हिस्से में आएगा। क्योंकि अब हो सकता है आप ये लॉजिक लगाओ कि सर यहाँ पर स्क्वायर बड़ा है तो इसका एरिया बड़ा होगा, है ना, 14 इसका होगा सर्कल का साथ, वो कभी कभी सर्कल बाहर आ जाता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पर आपको, ध्यान से देखो, अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, या फिर यहीं पर बता देता हूँ, देखो जरा, अगर ये जो हमने सिस्टम बनाया था इनके अंदर हम ऐसे सर्कल्स बनाने लग जाए ऐसे, इन स्क्वायर्स के चारों तरफ, तो जो ये सर्कल्स हैं इनके जो रेडियस हैं या फिर इनका जो सर्कमफ्रेंस है वो भी अंदर जाते हुए 1/√2 होगा, और इनका जो एरिया है वो अंदर जाते हुए हाफ होगा, इनका एरिया अंदर जाते हुए हाफ होगा, बाहर आते हुए डबल होगा, यानी कि अंदर वाले सर्कल का एरिया अगर 10 यूनिट है तो इसे बाहर वाले सर्कल का एरिया 20 यूनिट होगा, और उससे बाहर वाले सर्कल का एरिया 40 यूनिट होगा। ये चीज़ भी मैंने आपको पहले बता दी। इससे फायदा क्या होगा, इन चीज़ों से आपको चीज़ें रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ध्यान से देखिएगा जरा कि अगर ये स्क्वायर है, इसके अंदर हमने सर्कल फंसाया है, तो सर्कल का एरिया हो गया 11,
स्क्वायर का एरिया हो गया 14। अगर इसके बाहर भी एक सर्कल आ जाता है तो मैंने आपको क्या बताया, अंदर के कंपैरिजन में सर्कल का एरिया कितना होगा, डबल होता जाएगा, तो बाहर वाले का एरिया होगा 22। ठीक, अगर इसके बाहर एक स्क्वायर आ जाता है तो इसको आप सर्कल से कंपेयर मत करना कि भाई 11 14 तो 22 28 ऐसे मत कंपेयर करना। अंदर वाले स्क्वायर का एरिया बताऊँ, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया 14 है, तो बाहर वाले स्क्वायर का एरिया 28 है। तो ये जस्ट मैं आपका बेस बिल्ड कर रहा हूँ, जो चीज़ें पहले बता चुका हूँ। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखो, तो यहाँ पर इस सर्कल का एरिया 11 है, तो स्क्वायर का एरिया 14 होगा। तो देखो 38.5 इसको मैं 11 से डिवाइड करूंगा और 14 से मल्टीप्लाई करूंगा तो स्क्वायर का एरिया मिल जाएगा। इसकी ये 11 यूनिट की वैल्यू है, 11 से डिवाइड करूंगा तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 14 से मल्टीप्लाई करूंगा 14 यूनिट की वैल्यू। तो हमें इस सर्कल का इस स्क्वायर का एरिया मिल गया इस वर्ग का, और मुझे बाहर वाले वर्ग का निकालना है। इस वर्ग का मिल गया, इसको डबल करोगे तो इससे बाहर वाले वर्ग का मिल जाएगा, फिर से डबल करोगे तो और बाहर वाले का मिल जाएगा। बस ये सोल्व करना था, मतलब एक्चुअल में इतना सोल्व करना है, बाकी तो अंडरस्टैंडिंग थी। तो 38.5 को अगर आप फ्रैक्शन में लिखना चाहो तो 77/2 लिख सकते हो गया सोल्व। 11 7 77 2 से 2 गया, 7 14 14 का स्क्वायर हो 96। समझ में आ गई बात। In a triangle ABC, D and E are 2 points on sides AB and BC respectively. ये है जी ट्रायंगल ABC, डी और ई 2 पॉइंट है, ए बी पर और बी सी पर। ठीक है, सच दैट AD is to DB is 2:3 एंड DE is parallel to AC। तो ये DE है, इसी is parallel to AC। तो ये सिमिलर ट्रायंगल का केस हो गया। यहाँ पर भी रेशियो 3:2 होगा, है ना। और छोटी साइड की लेंथ अगर 3 है तो बड़ी साइड की लेंथ 5 होगी। दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगी ना, अगर ये 3 है तो ये पूरी 3 और 2 5 है। आगे देखते हैं। इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल टू 18, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, अगर इस ट्रायंगल का एरिया 18 है, अब ध्यान से देखिएगा ट्रायंगल AEB को। ट्रायंगल AEB के अंदर यहाँ पर 2:3 रेशियो में बेस पार्ट रखा, अगर मैं इसको बेस मानूँ तो इसका एरिया भी 2:3 रेशियो में होगा कि 2 के सामने 18 है, 2 में 18 तो 3 के सामने 27 होगा, तो यहाँ पर एरिया होगा 27। अब पूरी ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल ABC के अंदर आ जाओ। पूरी ट्रायंगल है, यहाँ पर बेस को 3:2 रेशियो में बांट रखा है। 3 के सामने ये दो इलाके, इन दोनों का एरिया अगर मैं जोड़ दूँ 18 और 27 45 हो गया। 3 के सामने 45 है तो 3 का 15 गुना है, तो 2 का 15 गुना 30 होगा। पूरी ट्रायंगल का एरिया 15 और 30 सॉरी 45 और 30 75 हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन 2। इन द गिवन फिगर PQR इज ए ट्रायंगल, ठीक है, एंड क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इंस्क्राइब्ड लिमिट। QD जो है वो 2 सेंटीमीटर है, QC 5 सेंटीमीटर है, CR 3 सेंटीमीटर है। ये मैंने पहले भी बताया आपको इक्वेशन। VR 4 सेंटीमीटर है, PB 6 सेंटीमीटर है। बट कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होंगे और आपको रिपीट भी करने चाहिए। ठीक है, तो आपने बताना है व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल, इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा। मैं आपको एक सिंपल सी बात बता दूं पहले। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में ये एंगल है थीटा, और इस ट्रायंगल की ये साइड 2:3 रेशियो में बटी हुई है, ये साइड 4:5 रेशियो में बटी हुई है, और हमारे पास ABC और DE। अगर आपने निकालना है ट्रायंगल, अब ध्यान से देखिएगा, DBE और ट्रायंगल ABC का एरिया का रेशियो, तो देखो हम वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, हाफ AB साइन थीटा का। तो ट्रायंगल DBE में आप देखो, DBE में ये हो जाएगा हाफ 2 4। हाँ, अब ये 2:3 के रेशियो में बटा हुआ है, तो हो सकता है आपको डाउट हो कि सर आप एग्जैक्टली 2 और 4 क्यों ले रहे हो, तो वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। इसको आप मान लो 2A, इसको आप मान लो 3A, इसको आप मान लो 4B, इसको आप मान लो 5B। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए, ट्रायंगल DBE का जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ AB साइन थीटा, तो हाफ 2A इंटू 4B साइन थीटा। ऊपर साइन थीटा आएगा, मैं लिख नहीं रहा क्योंकि जगह नहीं है, याद रखो। नीचे अब ट्रायंगल ABC का एरिया होगा हाफ AB साइन थीटा, तो ये वाली साइड की लंबाई है 5A और नीचे वाली साइड की लंबाई है 9B। यहाँ पर भी नीचे साइन थीटा आएगा, तो भाई साइन थीटा ऊपर वाले से नीचे वाला कैंसिल आ जाएगा, कैंसिल हो जाएगा बिकॉज एंगल सेम है दोनों में, ये वाला। अब दिख गया, बी से बी गया, बच क्या गया, ऊपर बच गया 2 और 4। तो जो छोटी वाली ट्रायंगल है उसमें उसकी साइड बचती हैं 2 और 4, और बड़ी वाली ट्रायंगल में बड़ी वाली साइड बचती है 5 और 9। तो अगर आपको ऐसे दो ट्रायंगल्स का एरिया का रेशियो निकालना हो, मान लो ये पॉइंट इसको 3:5 रेशियो में बढ़ रहा है और ये पॉइंट इसको 2:7 रेशियो में बढ़ रहा है, और आपको छोटे वाली ट्रायंगल और पूरी बड़ी ट्रायंगल का रेशियो निकालना है, तो सिंपल है, छोटे वाली ट्रायंगल की दोनों साइड 3 और 2, और बड़े वाली ट्रायंगल की दोनों साइड 5 और 3 8 और 7 और दोनों, बस ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। तो अब मैं जल्दी ही इन छोटे वाली ट्रायंगल्स का बड़े वाली ट्रायंगल के कंपैरिजन में एरिया का रेशियो निकाल सकता हूँ, तो वो मैं जल्दी जल्दी करता हूँ। तो छोटे वाली ट्रायंगल की दोनों साइड 2 × 5, बड़े वाले ट्रायंगल की ये वाली साइड 5 और 3 8 और 10, और 5 और 3 8, 5 दूनी 10 10 1/8। यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल का एरिया 1/8 है पूरे ट्रायंगल के कंपैरिजन में। इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा 3 × 4, पूरे ट्रायंगल की साइड 10 और ये वाली 8, तो भाई 4 दूनी 8, 3/20। इस वाले ट्रायंगल का एरिया होगा पूरी के कंपैरिजन में 5 × 6, छोटे ट्रायंगल की साइड, बड़ी ट्रायंगल की साइड 10 इंटू ये वाली साइड 10। अब आपने कुछ ऑब्जर्व किया, ये साइड भी 10 है, ये साइड भी 10 है, ये साइड 8 थी। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, इसको भी यूज करेंगे। ऊपर 6 5 30, तो 10 30, 3/10। अब देखो जनाब,
हमें ये पता चल गया कि ये जो तीनों छोटे छोटे ट्रायंगल्स हैं इनका एरिया पूरी का कंपेरिजन कितना है, पूरी का कितना फ्रैक्शन है, तो इसका भी पता चल जाएगा। एक बार मैं या तो आप इनको ऐड करके 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, या फिर मैंने पूरे के एरिया को 40 मान लिया, क्योंकि वो 8, 20 और 10 सबसे डिवाइड होता है, तो पूरे को 40 मान लिया। 40 का 1 यूनिट क्या होता है 5 यूनिट, 40 का 3/20 क्या होगा 6 यूनिट, 40 का 3/10 क्या होगा 12 यूनिट। तो 12 और 5 17 से 23, 40 में से 23 गए 17। तो जिस क्वाड्रिलेटरल का हमें एरिया निकालना है वो 17 है, और पूरी ट्रायंगल का एरिया 40 है, तो पूरी ट्रायंगल के एरिया को 17/40 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। पूरी ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, बहुत ही सिंपल है, वेरी वेरी सिंपल। ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 10 है, ये वाली साइड 8 है, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, आइसोस्केलस से, इसलिए 4 4 में डिवाइड करेगी। आइसोस्केलस ट्रायंगल यानी कि समबाहु त्रिभुज का एरिया का फॉर्मूला स्टूडेंट याद रखते हैं, लेकिन मैं पर्सनली याद नहीं रखता क्योंकि जरूरत नहीं है। देखो ये 10 है, ये 4 है, तो ये √84 होगा। 10 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर 16 √84। अब कर दो ना हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, याद रख के क्या वो करना है। हाफ इंटू बेस था 8, हाइट होगी √84 यानी कि 2√21, बस ये आंसर हो जाएगा। तो भैया 8 5 40, 2 से 2 हो गया 17√21/5, ऑप्शन सी। Two circles of diameter 4.8 and 8 cm are such that the distance between their center is 6.5। ठीक है, तो इनके डायमीटर है ये 8, यानी कि इसका रेडियस 4 है, इसका रेडियस 2.4 है। ठीक है, तो 6.4 दोनों के सेंटर्स के बीच में डिस्टेंस है, यानी सॉरी, अगर दोनों टच करते हैं, अगर दोनों टच करते हैं ऐसे, तो 6.4 सेंटीमीटर, 4 और 2 से 6.4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होता, लेकिन 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि दूर दूर है थोड़े। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जस्ट मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ, ये चीज़ें भी हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, कई बार ये काम आ जाती है। अब एग्जामिनर क्या बोल रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ए कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल्स दैट डज नॉट इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स। ऐसे कॉमन टेंजेंट की लेंथ बताओ जो लाइन जॉइनिंग द सेंटर को इंटरसेक्ट नहीं करता। इसने डायरेक्टली नहीं बताया कि भाई डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट बताओ या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बताओ। देखो इसने ये बोल दिया कि ऐसा टेंजेंट बताओ जो इनके सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट ना करे। ऐसा कौन सा टेंजेंट होता है, ऐसा होता है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, जो सेंटर्स को कनेक्ट करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट नहीं करता। ये जो ट्रांसवर्स टेंजेंट होते हैं ये वाले, ये सेंटर्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को इंटरसेक्ट करते हैं। अगर वो कभी ऐसे बोले कि टेल मी द लेंथ ऑफ दैट टेंजेंट व्हिच इंटरसेक्ट द लाइन जॉइनिंग द सेंटर, ऐसी स्पर्श रेखा की लंबाई बताओ जो दोनों के केंद्र को जोड़ने वाली रेखा को काटे, उसको प्रतिच्छेदित करे। ठीक है, तो हम ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट निकालेंगे। तो अब हमें डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना है ये, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को इंक्लूड किया कि उसने ऐसे पूछा। तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, इसे डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालना हो या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट, हम राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। जब डायरेक्ट डी से डिफरेंस, एक जगह लिखेंगे रेडियस का डिफरेंस, एक जगह लिखेंगे टेंजेंट की लंबाई, और जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। ठीक है, बस। अब देखो यहाँ पर डायमीटर 8 है तो रेडियस 4 है, यहाँ पर 4.8 है तो रेडियस 2.4 है, तो दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा 1.6। ठीक है, अब डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स है 6.5। अब 16, 63 और 65 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, 16, 63 और 65। ये कॉमन नहीं है, लेकिन देख लो आप, ये खुद CHSL 2018 का क्वेश्चन है, उसने यूज किया है बंदे ने, एग्जामिनर ने। 6.3 यहाँ पाएगा, 16, 63, 65, आंसर इज ऑप्शन 1। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान में रख सकते हो, अदरवाइज आपको वैसे ही करना पड़ेगा। 65 का स्क्वायर आप इजीली निकाल सकते हो, एंड में 5 है, 6 7 42। 16 का स्क्वायर आपको पता है 256, इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 15 में से 6 गए 9, 6 3969 आएगा। अब मुझे एक बात पता है कि 50 का स्क्वायर होता है 2500, तो मुझे पता है ये 2500 से बड़ा है, यानी कि 50 से बड़ा है। और एंड में 69 13 के स्क्वायर में आता है, तो 50 से 13 बड़ा है, 63 का स्क्वायर है। मतलब ऐसे तो भाई 4069 को भी मैं 63 का स्क्वायर बता दूंगा, लेकिन बिकॉज ये परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं ऐसा बता सकता हूँ। ठीक है, ये मैंने यूट्यूब पर वीडियो भी डाल रखी है स्क्वायर की, आप वहां पर देख सकते हो बेस मेथड से। PQR is a triangle such that PQ is equal to PR। तो भाई PQ is equal to PR, RS and QT are median to the side PQ and RS and QT are medians to the side PQ and PR। तो RS ये मीडियंस है और QT। और आपको एक बात पता होनी चाहिए, क्या बात पता होनी चाहिए, कि किसी भी आइसोस्केलस ट्रायंगल में अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं तो जो इस लाइन के अलोंग ये ट्रायंगल सिमेट्रिकल होगी। मतलब ये जो मैंने बिल्कुल बीच में से लाइन मारी है, इसके इस साइड वाली ट्रायंगल और इस साइड वाली ट्रायंगल एक्जैक्टली सेम है। तो अगर मैं यहाँ से मीडियन ड्रॉ करूँगा और यहाँ से मीडियन ड्रॉ करूँगा तो दोनों की लंबाई सेम है। अगर मैं यहाँ से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा, यहाँ से भी एल्टीट्यूड ड्रॉ करूँगा तो दोनों की लंबाई सेम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो उस वाली लाइन को 1:2 रेशियो में बांटेगी, और यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो इस वाली लाइन को 1:2 रेशियो में बांटेगी, तो भी इन दोनों लाइनों की लंबाई सेम होगी, बिकॉज ये ट्रायंगल सिमेट्रिकल है इस लाइन के अलोंग। ठीक है, हाँ, लेकिन अगर आप एक मीडियन यहाँ से ड्रॉ करेंगे और एक मीडियन यहाँ से ड्रॉ करोगे तो इनकी लंबाई सेम नहीं होगी आइसोस्केलस में। ठीक है, इन दोनों मीडियंस की लंबाई सेम है, कभी कभी वो रेशियो पूछ लेता है आपसे इन दोनों की लंबाई का रेशियो क्या, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, अब एग्जामिनर ने ये बोला है कि ये दोनों 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, तो भाई यहाँ पर एक कंडीशन ट्रू होती है। मैं आपको दोनों कंडीशन बता देता हूँ क्या होती है। देखो, एक तो कंडीशन ये होती है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल होती है ABC, ये राइट एंगल ट्रायंगल है,
इसके अंदर मीडियंस बनाई गई है, मीडियन माध्यिकाएं, मिड पॉइंट पर काटने वाली। दूसरी कंडीशन है, ये मैं आपको सब रिजल्ट्स के अंदर करवा चुका हूँ कि ये अपने पास एक ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, लेकिन इसकी माध्यिकाएं ये जो यहाँ पर बनी है भाई, इसकी माध्यिकाएं राइट एंगल पर इंटरसेक्ट करती हैं। ये तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, अगर मैं इनके नाम दे दूँ भाई CMBL की, यहाँ पर जो चीज ट्रू होगी वो होगी 5BC² इज इक्वल टू, यहाँ पर जो ट्रू होगी वो होगी 5BC² इज इक्वल टू, अगर साइड्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पर एल्टीट्यूड्स आएंगी, जिसके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल, दूसरी चीज आती है, और एल्टीट्यूड्स होती हैं छोटी, तो इसलिए उनको 4 से गुणा करते हैं, ये मटने का तरीका बता रहा हूँ। और अगर एल्टीट्यूड नहीं, सॉरी, अगर मीडियंस, यहाँ पर जहाँ पर भी मैंने एल्टीट्यूड बोला उसको मीडियन मान लेना, मीडियन माध्यिका के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर साइड्स आएंगी AB² + AC², ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, एक्जैक्टली यही चीज़ यहाँ पर होगी। तो यहाँ पर 5QR² इज इक्वल टू PQ² + PR², और यहाँ पर उसने PQ = PR बता दिया, तो इसलिए इस PR को भी हमने PQ मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसने PQ और QR का रेशो पूछा है, PQ और QR, तो इस PR को भी आप PQ मान लो, तो ये हो जाएगा 2PQ। अब इस QR को इस साइड भेज दो, PQ/QR², इस 2 को उस साइड भेज दो, उसने यही चीज़ पूछी आपसे, PQ/QR का स्क्वायर, वही है 5/2। सीधा रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर MNOP इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर, ये जो स्क्वायर है ये 6 सेंटीमीटर का है, ठीक है। तो हमने बतानी है सर्कल का रेडियस, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है भाई, देखो, बिकॉज PM एक कोड है, अगर मैं यहाँ से 90 डिग्री पर अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँगा तो ये इसको आधे आधे में बाइसेक्ट करेगी, इसकी साइड 6 है तो ये क्या हो जाएगा 3, 3, और अगर मैं इसको पूरा एक्सटेंड कर दूँ, ऐसे पूरा एक्सटेंड कर दूँ तो ये 6 है स्क्वायर की साइड, तो ये भी 6 होगी। अब मैंने क्या किया, इसकी रेडियस को मैं R मान लिया, सर्कल की रेडियस को, तो ये सेंटर है यहाँ पर, इसकी रेडियस को मैंने मान लिया R, तो ये हो जाएगा जी 6 - R, और यहाँ से अगर मैं ये ड्रॉ करूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R, इसका रेडियस है सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक। तो बस आपने ट्रायंगल CDP को देखना है, CDP के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाना है और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर, तो R का स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या होगा 36 - R² + 12R, A - B का स्क्वायर लगाया मैंने इक्वल टू 9, R² से R² गया 12R इक्वल टू 45, अब 3 से काट दो तो R इक्वल टू 15/4 यानी कि 3.75। वेरी वेरी सिंपल। इन ए सर्कल विद सेंटर O, ए डायमीटर AB, ये अपने पास एक सर्कल है भाई, इसका सेंटर O है और डायमीटर AB है, तो सेंटर यहीं पर होगा कहीं ना कहीं पर, एंड ए कोड CD इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मैंने बता दी CD इंटरसेक्ट ईच अदर एट E, तो ये पॉइंट है E। AC एंड AD आर जॉइंड, AC और AD को ज्वाइन कर दिया है, ठीक है। एंगल BOC इज 48, एंगल BOC यानी कि ये वाला जो एंगल है दिस इज 48, एंगल AOD इज 100, एंगल AOD ये वाला जो एंगल है इसको यहाँ पर ले आते हैं, दिस इज 100। देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल CEB, तो CEB यानी कि ये वाला एंगल, इस वाले एंगल का हमने मेजर बताना है। तो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेस पर हम देखते हैं हम क्या क्या बता सकते हैं, ठीक है। तो एंगल BOC इस आर्क ने बना रखा है ना, इस आर्क ने, इस चाप ने बना रखा है, और इसने सेंटर पर अगर 48 बनाया है, जिस चाप ने सेंटर पर अगर 48 बनाया है तो वही चाप यहाँ पर इसका आधा 24 बनाएगी, तो जो भी हम इसे डिड्यूस कर सकते हैं, जो भी निकाल सकते हैं वो मैं निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर 24 बनेगा, ठीक है। और इस आर्क ने AD, इस चाप ने या फिर इस AD, इस क्या बोलते हैं इसको, जीवा कोड ने यहाँ पर शो बनाया है, तो ये यहाँ पर कितना एंगल बनाएगी, ये यहाँ पर पूरा एंगल बनाएगी 50, 100 का आधा। अब ध्यान से आप एक ट्रायंगल को देखो, ACE को कैसे बनी हुई है, ACE यहाँ पर है जी 24, यहाँ पर है मेरे भाई 50, तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ना, जो इंटरनल दो एंगल्स की सम के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा 74, दैट इज ऑप्शन बी, CHSL 2018 का क्वेश्चन। इन गिवन फिगर PQRS इज स्क्वायर, जिसकी साइड 8 है स्क्वायर की, ये मैंने आपको सब रिजल्ट्स के अंदर एक चीज़ बताई हुई है, क्या बताई हुई है, अगर यहाँ पर सर्कल बनता है तो इसका रेडियस होता है भाई, अगर स्क्वायर की साइड A है तो A/16, अगर यहाँ पर सर्कल बनता है तो इसकी रेडियस होती है A/6, और अगर यहाँ पर सर्कल बनता है तो इसकी रेडियस क्या होती है 3/8 × A। लेकिन ये रटने की ज़रूरत भी नहीं है, हाँ आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि मैंने सब रिजल्ट्स के अंदर ये बताया है कि मैंने कैसे बताया है कि ये कैसे आया, इसको हम कई तरीकों से कर सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल बेसिक पाइथागोरस बता देता हूँ, जो कि मैंने पहले आपको बताया भी है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया आपको पहले। देखो इस सर्कल का सेंटर ये है, ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं ये ड्रॉ करूँ, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, इसकी साइड 8 है, तो ये 4 और 4 ऐसे डिवाइड करेगा इसको, ठीक है। मैंने इसके बिल्कुल बीच में ये ड्रॉ किया है, ऐसे आप मान लो इस लाइन के बिल्कुल बीच में। अब देखो ये परपेंडिकुलर होगा यहाँ पर सिमेट्री के कारण, और वैसे इसको प्रूव भी किया जा सकता है, लेकिन इतनी सिमेट्री हम यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से लेकर अगर आप इसको यहाँ पर मिला देते हो, तो इस पॉइंट को अगर मैं Z मान लूँ, Z, तो P से लेकर Z तक अपने पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो है 8, इस क्वाड्रेंट का रेडियस 8, और अगर मैं छोटे वाले सर्कल का रेडियस मान लूँ R, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ये है छोटा r, ठीक है, और ये जो पूरी लंबाई है ये 8 है। तो अब आप मेरे को ये बताओ, अगर मैं इसको मान लो इस पॉइंट को y,
तो y से लेकर x तक की डिस्टेंस क्या होगी, ये होगी 8 माइनस आर, क्योंकि ऊपर यहाँ एक r का डिस्टेंस काटा गया, बस r का डिस्टेंस 8 माइनस आर। तो p से लेकर, अगर इस पॉइंट को हम मान लेते हैं जी o, तो p से लेकर o तक की लेंथ क्या हो जाएगी 8 प्लस आर। तो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, जिसकी एक जो हाइपोटेन्यूज 8 प्लस आर है, ये 8 माइनस आर है, ये 4 है, तो इसमें से इसका स्क्वायर घटा दो, इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो a प्लस बी में से माइनस बी का स्क्वायर घटाओगे तो 4ab आएगा हमेशा, 4 इंटू ए इंटू बी इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 16/32, यानी कि 1/2। अब अगर किसी सर्कल का रेडियस ही आ गया 1/2, तो उसका एरिया तो आप निकाल ही सकते हो, है ना, पाई आर स्क्वायर यानी कि 1/4, 2 दूनी 4, 2 11, 11/14, दैट इज ऑप्शन बी। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, अपने पास एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, पी क्यू आर, ये 120 है, पी एस जो है वो परपेंडिकुलर है भाई, ठीक है, एंड पी क्यू प्लस क्यू एस इक्वल टू एस आर, यहाँ पर ये कंडीशन दी गई है। तो इसमें आपको एक कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, और कंस्ट्रक्शन आसान नहीं है, मतलब कि इंट्यूटिव अप्रोच लगेगी, सोचने में दम लगेगा। पी क्यू प्लस क्यू एस दैट इज इक्वल टू एस आर। हाँ, आपको एक चीज़ पता है कि अगर हमारे पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो उसके अंदर अगर हम मीडियन ड्रॉ करें, मतलब ये दोनों बराबर हों, तो वो परपेंडिकुलर भी होगी, या फिर अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो वो मीडियन भी होगी। तो यहाँ पर आपने करना क्या है, हम एक आइसोस्केलस ट्रायंगल यहाँ पर कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो क्यू एस है एक्जैक्टली इतनी ही लेंथ की, यहाँ पर मैं एक पॉइंट बना रहा हूँ क्यू डैश, इतनी ही दूर, ताकि ये एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बन जाए, ये मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो ये जो लेंथ है ये इसके बराबर है। और एग्जामिनर ने बताया क्या था, देखो, दिस प्लस दिस, एग्जामिनर ने ये बताया था कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू ये पूरा। तो ये जो डिस्टेंस था उतना तो मैंने यहाँ पर काट लिया, तो ये जो डिस्टेंस है उतना यहाँ पर बचा होगा, तो यानी कि ये जो अपना पी क्यू एक्जैक्टली उतना यहाँ पर बच गया क्यू डैश आर, ठीक है। और बिकॉज मैंने एक आइसोस्केलस ट्रायंगल बना दी, तो पी क्यू इक्वल टू पी क्यू डैश, ये भी क्लियर है। तो चलिए, अब इतना करने के बाद भी इक्वेशन सोल्व हो गया, अब इसके अंदर कुछ नहीं बचा। आइसोस्केलस ट्रायंगल के ऑपोजिट जो एंगल्स हैं इक्वल साइड्स के ऑपोजिट वो बराबर होते हैं, थीटा थीटा। ये एक्सटीरियर एंगल है तो इसकी वैल्यू 2 थीटा हो जाएगी, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, हमेशा इन दो के सम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और आइसोस्केलस के अंदर ऑपोजिट एंगल बराबर तो ये दोनों 2 थीटा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 4 थीटा। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो ये पूरा एंगल कितना है 180 माइनस 4 थीटा प्लस थीटा, यानी कि 180 माइनस 3 थीटा, वो किसके बराबर है 120 के बराबर। अब 180 में से कितना घटाऊँ, 120 आ जाए 60 घटाऊँ, तो 3 थीटा इक्वल टू 60 मींस थीटा इक्वल टू 20। अब उसने पूछा क्या है एंगल क्यू, तो एंगल क्यू की वैल्यू है 2 थीटा, यानी कि थीटा इक्वल, यानी कि एंगल क्यू इज इक्वल टू 40 डिग्री। ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज ग्रेटर देन एंगल आर, एंगल क्यू को बड़ा बना देते हैं भाई, नॉट ए बिग डील। पी क्यू आर, पी एस इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी, तो पी एस एंगल पी का बाइसेक्टर है, ये इस एंगल को दो बराबर हिस्सों में बांटता है, और पी टी जो है वो परपेंडिकुलर है। इफ एंगल एस पी टी इज इक्वल टू 28 एस पी टी, तो आपको एक बात बतानी चाहिए कि ये जो एंगल है ना भाई, ये जो एंगल है, ये मैंने पहले याद भी करवाया, ये इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ होता है। तो अगर ये एंगल 28 है, तो यानी कि इन दोनों एंगल्स के डिफरेंस का हाफ 28 है, तो इनका डिफरेंस 56 होगा। और ये वाला एंगल 23 है, और हमें बताया है ये वाला एंगल बड़ा है, तो यानी कि इससे 56 बड़ा, तो इसमें 56 जोड़ दो बस, तो वो हो जाएगा 79। तो आंसर इज ऑप्शन बी, सीधा रिजल्ट बेस्ड इक्वेशन। ए एंड बी आर 2 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ, अपने पास एक सर्कल है, इसके ऊपर दो पॉइंट ए और बी बना लेंगे। ए टी इज ए टेंजेंट, तो ए टी एक टेंजेंट है, चलो अभी टेंजेंट बनाने पहले। तो यहाँ पर हो गया अपना पॉइंट ए, और इसको मैंने मान लिया जी टी, यहाँ पर ए टी टेंजेंट है। एंगल बी ए टी इज 45, तो बी ए टी, तो अभी यहाँ पर कहीं पर मैं बी को बना लेता हूँ ताकि बी ए टी जो है वो 45 हो जाए, ये 45। और बिकॉज ए टी एक टेंजेंट, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर ओ से आप ये ड्रॉ कर रहे हो तो ये भी 45 ही होगा, बिकॉज ये 90 होता है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है। तो चलो ठीक है भाई, अब आगे। एन इज ए पॉइंट ऑन ओ ए, ओ ए के ऊपर एन एक पॉइंट है, इस तरीके से है सच दैट बी एन इज इक्वल टू 10, एन कहीं पर है यहाँ पर, मान लो यहाँ पर है, तो बी एन जो है ये 10 है, ठीक है, ओके। द लेंथ ऑफ मीडियन ओ एम ऑफ ट्रायंगल एन ओ बी, एन ओ बी ट्रायंगल हमें बनानी पड़ेगी यहाँ पर, ये। तो इस एन ओ बी जो ट्रायंगल है यहाँ पर जो आप देख रहे हो, इसकी मीडियन ओ एम, इसकी मीडियन क्या होगी, इसको हटा देते हैं बी के लिए, तो इसकी मीडियन यहाँ से लेकर इसके मिड पॉइंट पर जाएगी, उसकी लंबाई ये पूछ रहे हैं ओ एम की। तो उससे पहले एक बार आप देखो ट्रायंगल ए ओ बी को, वहाँ पर भी आएंगे हम, ट्रायंगल ए ओ बी को देखो जरा, देख ली। तो ट्रायंगल ए ओ बी में ये जो साइड है ए ओ, ये पूरी ए ओ, ये बराबर होगी ओ बी के, क्यों इक्वल होगी, क्योंकि दोनों रेडियस है। तो वो वाला एंगल अगर 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा, और अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का होगा, ये राइट एंगल होगा, ठीक है। तो अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पर एन ओ बी, है ना, एन ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल की मीडियन की लंबाई कितनी होती है आपको पता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल एक सेमी सर्कल के अंदर आती है, तो इसकी मीडियन की जो लंबाई होती है वो इसके रेडियस के बराबर ही होती है। राइट एंगल ट्रायंगल एक सेमी सर्कल के अंदर आती है ऐसे, तो इसकी मीडियन की जो लंबाई है इसकी हाइपोटेन्यूज क्या होती है, और यहाँ पर एग्जामिनर ने बता रखा है कि भाई इसकी लंबाई 10 है, तो यहाँ से इसकी जो मीडियन है ये भी 5 होगा, ये भी 5 होगा, और ये भी 5 होगा, यहाँ पर आंसर भी 5 होगा, दैट इज ऑप्शन 4।
इन द गिवन फिगर ट्रायंगल पी क्यू आर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट क्यू, ठीक है। इफ पी क्यू इज 35, क्यू एस इज 28, राइट एंगल ट्रायंगल पी क्यू आर, इसका मतलब ये राइट एंगल है। और बिकॉज ये एक सेमी सर्कल है तो ये भी राइट एंगल होगा, सेमी सर्कल के अंदर हमेशा 90 डिग्री बनता है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एस आर, एस आर की वैल्यू क्या है? देखो भाई, ये है 7 का 5 गुना, ये है 7 का 4 गुना, तो ये होगा 7 का 3 गुना, 3 4 5 का ट्रिपलेट है तो ये होगा 21, सीधी बात है। और एक दूसरी सीधी बात ये, मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर राइट एंगल वाले वर्टेक्स से अगर आप ये ड्रॉप करते हो, है ना, यहाँ से ये ड्रॉप रखा, तो ये जो क्यू एस का जो स्क्वायर है दैट विल बी इक्वल टू एस पी इंटू एस आर, एस पी इंटू एस आर। बस क्यू एस का स्क्वायर यानी कि 28 इंटू 28 इज इक्वल टू एस पी की वैल्यू 21 और एस आर की वैल्यू इन्होंने पूछी है। तो वेरी वेरी सिंपल, 21 को नीचे ले आओ, 7 के 28 7 21, 28 तो के 112/3, तो 37.3। ये मैंने कैसे तोड़ा? मैंने मन ही मन में 100 + 12 इसको तोड़ दिया। तो 100 का तो मेरे को पता है 33.33 आता है, आपको भी पता होगा, पासिंग मार्क्स 100/3 होते हैं, और 12 होता है 4, ऑप्शन बी। तो अब उम्मीद करता हूँ कि आपने सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखे होंगे जिनके ऊपर आपने काफ़ी जद्दोजहद की होगी। इसको कंसेप्ट लेक्चर की तरह नहीं देखना पता गया, मैं घर पे आगे पिटाई भी कर देता हूँ कई बार, कुछ स्टूडेंट्स के साथ ऐसा हादसा हुआ भी है। तो आपने करना क्या है कि सिर्फ उन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने हैं जो आपने काफ़ी ट्राई की फिर भी नहीं निकले, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि नेक्स्ट पार्ट में नहीं मिलेंगे हम, आप सारे क्वेश्चन खुद कर लेंगे, फिर ना आए तो मिल लेंगे भाई।